नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में, जहां हम बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उधर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब जगह लोगों की जातियां पूछी जा सकती है, सामाजिक न्याय के नाम पर देश की जनता की जातियां गिनना चाहते हैं, तो अपनी जाति बताने पर इतनी आपत्ति क्यों? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली। बीजेपी कह रही है कि अव्वल तो जाति नहीं पूछी और पूछ लिया तो बताते क्यों नहीं। ऐसा ही घमासान जुबानी सियासत जात पर चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में जातीय गणना का मुद्दा पीछे छूटता दिख रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इनसे जुड़े कुछ राजनीतिक बयान। कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है। हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। और मैं कहूंगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूं मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। अगर जाति को पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है? हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है? तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। जातिगत जनगणना हकीकत है और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए, ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद पहुंचे, जहां सीएम योगी ने विधान परिषद में संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी की अलग अलग कैटेगरी के जो लेबर हैं, उनकी रेट में भी काफी अंतर है। आप देख सकते हैं, जो उन्होंने दिया भी आपको, जो अनुसूचित जो पहली श्रेणी दी गई है, इसमें अकुशल की जो पहली मजदूरी है वह है 410 रुपये, अर्धकुशल की है 451 रुपये और कुशल की है 505 रुपये। ये 3 रुपया कहां से इसमें आता है? एक उद्योग में जो है, मैं चीनी उद्योग की बात, मैं सभी में आ रहा हूं, देखिए चीनी उद्योग में जो मजदूरी होती है, जो परमानेंट लेबर होती है या सीजनल भी होती है, दोनों प्रकार के लोग काम करते हैं और वह भी 6 महीने के लिए उनका काम होता है। जो परमानेंट होते हैं वह उसकी रिपेयरिंग के काम में बाद में योगदान देते हैं, लेकिन जिस समय सीजन होता है उस समय उनको केवल 6 महीने के लिए ही कार्य करना होता है। दूसरा, पहली बार हुआ है जब इस डबल इंजन सरकार के आने के बाद इन सभी जितने भी श्रमिक हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए इनके बच्चों के लिए
उत्तम शिक्षा के केंद्र अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है, जिससे उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया जा सके। 18 कमिश्नरी में, आप अपनी कमिश्नरी में जाएंगे, बस्ती में भी आप देखेंगे, गोरखपुर में आप जाएंगे, गोरखपुर के सहजनवा में आप जाकर अटल आवासीय विद्यालय को देखिए। आप गोंडा में जाएंगे तो गोंडा में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है काफी लंबा है। ये उनके जीवन में ही परिवर्तन करने का है एक प्रयास सरकार के स्तर पर हुआ है, जिससे बीओसी बोर्ड में उनके द्वारा जो शेष, उनके नाम पर जो शेष जमा होता है, उस शेष का उपयोग उनके परिवारों के उत्तम जीवन के लिए, भरण पोषण के लिए और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके, इसी के लिए किया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि इतने विस्तृत उत्तर के बाद भी इसमें कोई सप्लीमेंट्री या कोई अनुपूरक बचता हो। बहुत विचार विमर्श करके पहली बार आपको देखने को मिला होगा पिछले 7 वर्ष में कि श्रमिकों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं का परिणाम आज आपको इस रूप में, उसकी अलग अलग कैटेगरी के रूप में है। और दूसरा, आपको यह भी देखना होगा कि अगर आपके यहां कार्य नहीं होता तो बहुत सारे राज्य आपके सामने, में तमिलनाडु के त्रिशूर की बात करता हूं, वहां का टेक्सटाइल उद्योग 2 लाख से अधिक अकुशल और कुशल श्रमिक पहले उत्तर प्रदेश के वहां कार्य करते थे। आज जब उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल का, रेडीमेड गारमेंट्स का और यहां पे टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई और यहां पे टेक्सटाइल उद्योग ने आगे बढ़ना, कार्य करना प्रारंभ किया, कारपेट उद्योग यहां पे आगे बढ़ा, परिणाम है यहां का जो भी श्रमिक था जब वापस आया है वहां बंदी हुई, लेकिन लोगों को आज यही उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य भी मिला है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में इस दिशा में श्रम और सेवायोजन विभाग ने या फिर वस्त्र उद्योग विभाग ने या अन्य सभी संबंधित विभागों ने कार्य किया है। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भद्री रियासत में पड़ी दरार का असर यूपी के राजनीतिक गलियारों तक दिखाई दे रहा है, जहां राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। यानी राजमहल का षड्यंत्र सीएम के दरबार तक जा पहुंचा है, जिसके बाद भानवी सिंह ने जहां एक्स पर पोस्ट कर महिला सुरक्षा के दावों के पोल खोलते हुए अपने लिए न्याय की भीख मांगी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की राजनीतिक फिजा इन दिनों राजशाही षड्यंत्र की गिरफ्त में है, जहां दिल्ली से शुरू हुआ प्रॉपर्टी और धोखाधड़ी का विवाद अब यूपी के राजनीतिक गलियारों और सीएम योगी के दरबार पहुंच चुका है। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर जहां आशीर्वाद लिया, तो रानी भानवी सिंह ने सीएम से न्याय की गुहार लगा दी। यानी सीएम योगी के दरबार में पहुंची राजमहल से जुड़ी राजा रानी की पंचायत। दरअसल भद्री रियासत में पड़ी दरार की जो वजह सामने आई है, उसकी तह में द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड को लेकर छिड़ा विवाद है। द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर को लेकर रानी भानवी पहले ही राजा भैया के चचेरे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी सहित कई लोगों पर जालसाजी सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। लेकिन अब आशुतोष सिंह मोनू की तरफ से इसी कंपनी के शेयर को लेकर रानी भानवी सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमे को फर्जी बताते हुए रानी भानवी सिंह ने बिना नाम लिए राजा भैया पर निशाना साधा है। महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए एक्स पर सीएम योगी से बड़ी फरियाद कर डाली है। मजे की बात तो ये है कि राजा भैया की पत्नी की न्याय की गुहार से ठीक एक दिन पहले ही सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि महिला और बाल अपराध में यूपी में कमी आ रही है और महिलाएं यूपी में पूरी तरह सुरक्षित है।
ऐसे में भानवी सिंह ने भी सीएम को उनके बयान की याद दिलाते हुए अपने मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर गुहार लगाता ये पूरा मामला यूपी की सियासी रुतबे का है, जिसको लेकर भानवी सिंह न सिर्फ इशारा कर रही है बल्कि खुद पर मानसिक प्रताड़ना और मानसिक रूप से कमजोर करने का आरोप भी लगा रही है। अब सवाल ये है कि हजरतगंज पुलिस पर जिस तरह से भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसके पीछे किसका रुतबा और दबदबा काम कर रहा है? क्या वाकई में दबाव में काम कर रही है पुलिस या फिर मसला सियासी है? ये तो राजशाही की दीवारें और सीएम का दरबार ही जाने। मगर यूपी में उठे इस विवाद के बाद महिला सुरक्षा की धुंधली तस्वीर और आने वाले समय में कई समीकरण बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे B.R. अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ टिप्पणी की, आइए आपको सुनाते हैं। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में, और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ
हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया है कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिवपाल यादव ने संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, खतौनी नकल फीस 5 रुपए से ज्यादा ना हो, किसानों से अवैध वसूली ना की जाए। इसके साथ उन्होंने और भी कई सारी चीजें कही, आइए आपको सुनाते हैं। और मूल्य में वृद्धि कर दी गई है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। 3-4 गुना अधिक शुल्क देना पड़ रहा है और 19 कॉलम खतौनी समझने में भी दिक्कत आ रही है। आपकी सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार एक ही खाते में अंकित सभी घाटों की एक खतौनी निकल आती थी, लेकिन रियल टाइम खतौनी में अब अलग अलग खतौनी निकल रही है, जिससे सभी घाटों के अलग अलग फीस ली जा रही है। नई खतौनी की नकल प्राप्त करने के संबंध में कोई संशोधन शासनादेश भी जारी नहीं किया गया है। अगर कोई शासनादेश जारी किया है तो मंत्री जी बताने का कष्ट करें। तहसीलों की इनकम तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन गरीब किसान पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। साथ ही अभिलेखों का रख रखाव भी काफी कठिन हो गया है। कई किसानों ने मुझे अवगत कराया कि पूर्व में जो खतौनी की फीस 10 रुपये थी, अब 15 रुपये में मिल रही है। ये तो तहसीलों में जमा होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुविधा शुल्क भी लिया जाता है किसानों से। तो इस तरीके से किसानों के लिए उसके घाटे के अनुसार 500 रुपये तक देने पड़ रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक दोहन बढ़ता जा रहा है। और जब मैं राजस्व मंत्री था तब मेरी सरकार खतौनी की फीस केवल 15 रुपये थी, चाहे उसमें कितने भी पेज हों, जबकि आज की सरकार में प्रति पेज 15 रुपये वसूले जा रहे हैं और इसके अलावा सुविधा शुल्क अलग लिया जा रहा है। तो उक्त इनकम से तहसील के प्रयोगात्मक प्रभाव की आय 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तहसीलों के प्रयोगात्मक प्रभाव में लाखों रुपए जमा है, जिनका उपयोग किसानों के हित में न करके अधिकारी नियमों का लाभ उठाकर स्वयं उड़ा रहे हैं। मेरा सुझाव है, भूले कंप्यूटर तक से जारी की जाने वाली खतौनी नकल की फीस 5 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक खास खबर की। कहते हैं प्यार को कोई सरहद रोक नहीं सकती, ना ही उसे किसी बंधन में बांधा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला आया है राजस्थान के चुरू से, जहां पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने सारे बंधनों को तोड़कर चुरू जिले के गांव पीथीसर में 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की रहने वाली महविश ने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों तक को छोड़ दिया। महविश को उसके ससुराल वाले बाघा बॉर्डर से लेकर पहले रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तानी दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की। महविश ने बताया कि जब वो अकेले जिंदगी बिता रही थी, उस वक्त उसकी ईमो नामक ऐप पर
मुलाकात रहमान से हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपनी बहन और बहनोई से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और प्रपोज करने के 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। महविश ने बताया कि वो इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी। परिवार के लोग उसे बाघा बॉर्डर पर अकेला छोड़कर चले गए, जहां पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। महविश 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगी? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र और पूरा नाम क्या है? मेरे एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश का कहर देखने को मिला था, जहां आपको बताएं कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया था। वहीं लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की गई थी। बारिश का कहर इतना ज्यादा था कि लखनऊ में विधानसभा में जलभराव देखने को मिला। वहीं विधानसभा से बारिश के पानी को निकालने के लिए मजदूर बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जबरन घर खाली कराए जाने और मकान तोड़ने के मामले में फैसला सुनाया है। हालांकि अन्य मामलों को लेकर आजम खान अभी भी जेल में रहेंगे। डूंगरपुर से जुड़े कुल 12 मामलों में माफ कीजिएगा, आपको बताएं कि डूंगरपुर से जुड़े कुल 12 मामलों में से 4 में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि 2 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। दरअसल डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद मकान को तोड़ दिया। यह घटना 6 दिसंबर 2016 की थी, जब सपा की सरकार थी और आजम खान मंत्री पद पर थे। इसी से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने इसी साल आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, जहां कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद जयपुर नगर निगम भी एक्शन मोड में आ गया। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुज्जर ने 2 कोचिंग का औचक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं और सुरक्षा के इंतजाम न होने के चलते कोचिंग को सील करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मेयर के निरीक्षण के दौरान मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद कोचिंग पर ताला लगा दिया गया। मेयर ने कोचिंग सेंटर में चल रही क्लासरूम का भी दौरा किया, जहां एक ही हॉल में 800 से ज्यादा बच्चे बैठे थे और इसके साथ ही कोई इमरजेंसी गेट भी नहीं था। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटी घटना के बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों पर जो मानक पूरा नहीं करते हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सोलन से विधायक अशोक कुमार ने सीएम योगी को किसान
सम्मान निधि में गड़बड़ घोटाले को लेकर पत्र लिखा। पत्र में विधायक अशोक कुमार ने किसान सम्मान निधि में फर्जी लाभार्थी बनाए जाने की बात लिखी। उन्होंने लिखा कि एक ही घर के 5 से 6 लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने जन सुविधा केंद्र के साथ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की बात उठाई और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।